तो फाइनली दोस्तों जो है हम अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 10 विषय गणित का सेट सी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10वीं विषय गणित का सेट ए और सेट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है और अन्य सभी विषयों के सेट ए और सेट डी के पेपर जो है आपको उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में सेट सी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है संख्या 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा तो कितना हो जाएगा? 12:1 होगा। डी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक होगा तो क्या हो जाएगा? -b/a। सी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिखते जाइए। इसके बाद तीसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, तो अद्वितीय हल होने के लिए जो शर्त होती है a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा ए नंबर का ऑप्शन। चौथा प्रश्न इस प्रकार से है, इसमें आपको सारवंतः डी का मान ज्ञात करना है। एक समांतर श्रेणी दी गई है तो इसका आंसर जो है -4 होगा। ए नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न 5 इस प्रकार से पूछा गया है कि द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होती है तो कितनी होती है? अधिकतम संख्या 2 होती है। सी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। प्रश्न 6 इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पर 2 बिंदु दिए गए हैं, त्रिभुज के शीर्ष के 2 बिंदु दिए गए हैं, इनके केंद्रक के निर्देशांक होंगे तो क्या होंगे? यहाँ पर 1 और 2 होंगे। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिखते जाइए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। पहला खाली स्थान है करनी दो एक खाली स्थान संख्या तो क्या है? अपरिमेय संख्या। पहले खाली स्थान का आंसर अपरिमेय होगा। इसके बाद दूसरा खाली स्थान है द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और भिन्न होंगे। तो दूसरे खाली स्थान के उत्तर में आपको क्या लिखना है? वास्तविक लिखना है। और आपको क्या लिखना है? वास्तविक और भिन्न। इस प्रकार से मूलों की प्रकृति होगी। तीसरा खाली स्थान है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:11 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा तो कितना हो जाएगा? 81:121 होगा। तीसरे खाली स्थान का जो उत्तर होगा कितना होगा? 81:121 होगा। इसके बाद चौथा खाली स्थान है बिंदु 4 0 किस अक्ष पर स्थित हैं तो x अक्ष पर स्थित है। चौथे खाली स्थान का जो उत्तर होगा x अक्ष होगा। इसके बाद पांचवा खाली स्थान है 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होगा तो कितना होगा? 45 अंश होगा। पांचवें खाली स्थान का उत्तर 45 अंश होगा। और इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ यहाँ पर लिखित रूप में आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके बाद प्रश्न 6 में खाली स्थान इस प्रकार से पूछा गया है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो छठवें खाली स्थान का उत्तर क्या हो जाएगा? समद्विभाजित इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाइए। इस प्रकार से 2 स्तंभ दिए गए, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। पहला है एक समांतर श्रेणी a + d a + 2d डैश का nवां पद, तो जो nवें पद का सूत्र होता है इस प्रकार से a + n - 1 × d होता है। तो पहले का आंसर जो है आपको ई नंबर से मिलाना है। दूसरा दिया गया है समांतर श्रेणी a + d a + 2d डैश का n पदों का योग का जो सूत्र होता है n/2 2a + n - 1 × d होता है। आपको f नंबर से मिला देना है। तीसरा है इस प्रकार से इन संख्याओं का आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा तीसरे का। इसके बाद cot 30 अंश, cot 30 अंश का जो मान होता है करनी 3 होता है तो आपको बी नंबर से मिलाना है। इसके बाद पांचवा दिया गया cos
कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन थीटा होता है, तो आपको सी नंबर से मिलाना है। इसके बाद इस प्रकार से यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा, डी नंबर का ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियाँ हो जाएंगी, इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। और आप कमेंट जरूर करें कि आपको किस सेट का सॉल्यूशन चाहिए, तो चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के सभी सेट इस चैनल के माध्यम से विद सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में जो है सत्य असत्य पूछे गए हैं इस प्रकार से, तो हम इनके आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कीजिए। इस प्रकार से कुल 6 प्रश्न पूछे गए थे, 6 प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न 1 के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए थे, इस प्रकार से कुल 6 रिक्त स्थान पूछे गए थे, इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे, इनको भी आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियां पूछी गई थी, तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इनके सामने जो है इनके उत्तर लिखे गए हैं, तो इस प्रकार से आप इनको अच्छे से लिख लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए, तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा पाइथागोरस प्रमेय इस प्रकार से होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा कर्णी के अंदर x वर्ग प्लस y वर्ग। तीसरे प्रश्न का जो विभक्त कर का सूत्र होता है d बराबर b वर्ग माइनस 4ac होता है। चौथे प्रश्न में जो है उन्नयन कोण की परिभाषा पूछी गई, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक चौथे प्रश्न का उत्तर होगा। पांचवें प्रश्न का जो उत्तर होगा केवल एक, और छठवें प्रश्न का उत्तर पाई आर वर्ग होगा, तो इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में जो है सत्य असत्य पूछे गए हैं, तो पहला कथन सत्य होगा, दूसरा कथन सत्य होगा, तीसरा आपका असत्य होगा, चौथा असत्य होगा, पांचवा सत्य होगा, और प्रश्न 6 जो है सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद हम प्रश्न 6 से सभी प्रश्नों के हल देखने वाले हैं। तो प्रश्न 6 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है 3825 के अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इसका हल देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 6 का। तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको जो है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के हल को आपको अच्छे से लिख लेना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके गुणनफलों के गुणनफल के रूप में इस प्रकार से आप व्यक्त करेंगे 3825, तो इस प्रकार से हल हो जाएगा, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा में जो प्रश्न पूछा गया कि 6 और 20 का जो है एलसीएम और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, तो हम इसका हल देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा आपको इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से यहाँ तक लिख लेना है। इस प्रकार से एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है 2 हो जाएगा, और एलसीएम जो है 60 हो जाएगा। केवल यहाँ तक आप लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 7 का जो है अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है इस प्रकार से पूछा गया है कि 6x वर्ग माइनस 3 माइनस 7 के यहाँ पर आपको जो है शून्य ज्ञात करना है। इस समीकरण के आपको शून्य ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से सबसे पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद जो है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, तो इस प्रकार से शून्य हो जाएंगे। x का मान 3/2 होगा और x का मान माइनस 1/3 होगा। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 9 में इस प्रकार से पूछा गया है कि t वर्ग माइनस 15 के आपको शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, फिर आप लिखते जाएंगे तो आपको यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से t वर्ग माइनस 15 के जो शून्य होंगे अंडर रूट माइनस 15 और प्लस अंडर रूट 15, इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का हल हो जाएगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से लिख लेना है।
इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा वाला प्रश्न जो पूछा गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। और दो समीकरण युग्म दिए गए हैं 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो हम इसका हल देखने वाले हैं प्रश्न 10 के अथवा वाले प्रश्न का। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 के अथवा वाले प्रश्न का हल हो जाएगा। आपको जो है यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रकार से इस प्रश्न के हल को आपको अच्छे से लिख लेना है। उक्त रैखिक समीकरणों के युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 इस प्रकार से पूछा गया है कि गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 12 का हल हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 इस प्रकार से पूछा गया था, यहाँ पर अथवा वाले प्रश्न क्रमांक 12 का कि एक समांतर श्रेणी में इस प्रकार से 4 पद दिए गए हैं, आपको अगले 4 पद ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद जो है हम प्रश्न क्रमांक 13 के अथवा वाले प्रश्न का हल देखने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा वाला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के हल को आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। और आप कमेंट जरूर करें कि आपको किस विषय का, किस सेट का सॉल्यूशन चाहिए, तो चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है, यदि बिंदु A इस प्रकार से 6, B बिंदु 8, 2, C बिंदु 9, 4 और D बिंदु P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा वाले प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो आपको वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 15 इस प्रकार से पूछा गया है कि आपको जो है cos 25 अंश इंटू sin 65 अंश प्लस sin 25 अंश इंटू cos 65 अंश का आपको मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का हल हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के हल को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का हल हो जाएगा। और यदि आप इन सभी क्वेश्चन सभी सेट के जो गणित विषय के हैं, सेट A, सेट B, सेट C और सेट D, इनको आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इन सभी सेटों को जो है आपको जब आपके जो है अभ्यास प्रश्न पत्र सभी विषय के कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको चैनल के माध्यम से जो है गणित विषय के चारों सेट समझाए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 16 इस प्रकार से पूछा गया है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली जो है संतरे की महक वाली गोली है या नींबू की महक वाली गोली है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार से पहले दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न 16 का हल हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 17 इस प्रकार से पूछा गया है कि 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष जो हैं अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से जो है यदृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप पेन खरीदेंगे, आप पेन नहीं खरीदेंगे। इस प्रकार से प्रश्न 17 पूछा गया है। तो इसका जो उत्तर होगा, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के हल को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर अच्छे से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 18 का जो अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन जो है सेट डी में भी पूछा गया है और सेट सी में भी पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा वाला प्रश्न, इसलिए इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा वाला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है। इसका नीचे हल दिया गया। तो सबसे पहले आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखिए और इस चित्र को भी आपको अच्छे से बना लेना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया है, तो इसको भी आप लिख लीजिए।
तो इस प्रकार से जो है आप इसको लिखते जाइए। आपको जो है यहाँ तक इस प्रश्न के हल को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के हल को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 19। इस प्रकार से पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है और इस चित्र को भी आपको अच्छे से बना लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का हल हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 20 का जो अथवा वाला प्रश्न पूछा गया है, इस प्रकार से पूछा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पर जो है आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा। सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आपको यहाँ तक लिखना है और इस चित्र को भी बना लेना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 के जो है अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए और इस चित्र को भी आपको अच्छे से बना लेना है। इस प्रकार से चित्र दिया गया है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 21। यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि समीकरण युग्म को x - 2y = 0, 3x + 4y = 20 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न 21 का हल हो जाएगा। इस प्रकार से सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ से लेकर आप जो है यहाँ तक इस प्रश्न को अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के हल को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा वाला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर दी गई। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार से इसका हल होगा। आपको इस चित्र को भी बना लेना है अच्छे से। तो सबसे पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के हल को लिख लीजिए। फिर इसके बाद थोड़ा सा और है। फिर इसके बाद जो है आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस प्रश्न के हल को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 23 का अथवा वाला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल यानी कि घंटों में यहाँ पर की सूचना देते हैं। तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो हम प्रश्न क्रमांक 23 के अथवा वाले प्रश्न का हल देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 के अथवा वाले प्रश्न का हल हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के हल को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 से 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है और आप कमेंट जरूर करें। यदि आपको किसी भी विषय के किसी सेट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।